अब तक इस देश ने हर दौर में अपना जेनजी देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उसे जेनजी नहीं कहा जाता था, उसे युवा शक्ति कहा जाता था, उसे क्रांतिकारी कहा जाता था, उसे तपस्वी कहा जाता था, उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता था। हर युग में ऐसे नौजवान पैदा हुए जिन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी, अपनी सुविधाएं नहीं देखी, अपना भविष्य नहीं देखा, बल्कि सिर्फ इतना देखा कि देश को क्या चाहिए। आज जब सोशल मीडिया पर खुद को नई पीढ़ी कहने का फैशन है, तब यह सवाल भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि क्या केवल उम्र कम होने से कोई युवा क्रांतिकारी बन जाता है। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का हर युग अपने समय का जेनजी पैदा करता रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय युवाओं का परिचय उनके मोबाइल, फॉलोअर्स या वायरल वीडियो से नहीं होता था, बल्कि उनके विचार, उनके त्याग और उनके साहस से होता था। भगत सिंह जब शहीद हुए तब उनकी उम्र केवल 23 साल थी। सुखदेव और राजगुरु भी लगभग इसी आयु वर्ग के थे। खुदीराम बोस तो मात्र 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद ने 24 से 25 साल की उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। रास बिहारी बोस ने युवावस्था में ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐसा भूमिगत आंदोलन खड़ा किया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें सालों तक पकड़ नहीं सकी। इन सभी युवाओं ने अपने समय की व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी उठाई। भगत सिंह का वो प्रसंग आज भी हर भारतीय को भावुक कर देता है। कहा जाता है कि जब उनकी मां उनसे मिलने जेल पहुंची तब भगत सिंह ने उनसे कहा कि आप रोइए मत, अगर आप रोएंगी तो लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। एक बेटा अपनी मां के आंसू पोंछ रहा था, जबकि कुछ ही समय बाद उसे फांसी पर चढ़ना था। ये केवल साहस नहीं था, ये अपने विचारों के प्रति पूर्ण समर्पण था। चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रण लिया था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आएंगे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वे चारों ओर से घिर गए तब उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपनी अंतिम गोली खुद पर चला दी, लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। इतिहास में इसी कारण उनका नाम आजाद अमर हो गया। खुदीराम बोस मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते तक पहुंचे। उनकी उम्र इतनी कम थी कि आज के समय में बहुत से युवा उस उम्र में कॉलेज का पहला या दूसरा साल पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उस किशोर ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बचा लिया जाए, मेरी सजा कम कर दी जाए या मेरे लिए कोई सिफारिश कर दी जाए। अगर स्वतंत्रता संग्राम से भी पीछे जाइए तो भारत का इतिहास ऐसे युवाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने कम उम्र में असाधारण कार्य किए। आदि शंकराचार्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माना जाता है कि उन्होंने अल्पायु में ही चारों वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने दार्शनिक शास्त्रार्थ किए, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित किया और 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उनका जीवन केवल लगभग 32 साल का रहा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने जो कार्य किया वो सदियों तक भारतीय दर्शन की आधारशिला बना रहा। उन्होंने किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, बल्कि ज्ञान, संवाद और तर्क के माध्यम से अपनी बात रखी। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही युवा थे। जब वे 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे तब उनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी। उन्होंने अमेरिका की बहनों और भाइयों कहकर अपने भाषण की शुरुआत की और पूरे विश्व का ध्यान भारत की आध्यात्मिक परंपरा की ओर खींच लिया। उन्होंने सनातन दर्शन का परिचय आत्मविश्वास के साथ कराया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भारत महान है इसलिए दुनिया गलत है। उन्होंने कहा कि हर धर्म में सत्य है, लेकिन भारत की आध्यात्मिक परंपरा विश्व को बहुत कुछ दे सकती है। वे युवाओं से हमेशा कहते थे कि मजबूत बनो, चरित्रवान बनो और अपने राष्ट्र के लिए जियो। इतिहास के इन सभी उदाहरणों में एक बात समान दिखाई देती है। इन युवाओं ने व्यवस्था पर प्रश्न भी उठाए, संघर्ष भी किया कि जिम्मेदारी से कभी भागे नहीं। उन्होंने अपने विचारों का मूल्य स्वयं चुकाया। किसी ने जेल काटी, किसी ने फांसी का फंदा स्वीकार किया, किसी ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। आज का भारत भी युवाओं का भारत है। आज भी लाखों छात्र शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बाकी के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में उनका संवैधानिक अधिकार भी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध, सरकार से सवाल पूछना और अपनी मांग रखना नागरिक के अधिकारों का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है, क्या विरोध की भाषा मर्यादित होनी चाहिए?
क्या किसी आंदोलन में व्यक्तिगत गालियां, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित माना जा सकता है? और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो क्या उसके कानूनी परिणामों का सामना भी करना चाहिए? यही प्रश्न अक्सर हर बड़े आंदोलन के बाद चर्चा का विषय बनते हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से इस समय जेन-जी का टैग चल रहा है कि जेन-जी है, ये कुछ भी कर सकती है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि देश ने हर दौर में जेन-जी दिया है। वो जेन-जी जो तमाम क्रांतिकारी काम किए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमने ये किया है, हमसे ये गलती हो गई है, हमें बचा लो। अगर उन्होंने गलत किया तो सामने आके उसका सजा भी भुगतते थे। भारत की राजनीति में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां नेताओं ने अपने समर्थकों से अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की बात कही। अयोध्या आंदोलन के दौर से जुड़े अनेक भाषण और घटनाएं आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। अलग अलग दल और इतिहासकार उन घटनाओं की अलग अलग व्याख्या करते हैं। उस दौर की राजनीति में भी यह विचार सामने आया कि यदि किसी ने किसी आंदोलन में भाग लिया है तो उसे अपने फैसले की जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। यह सिद्धांत केवल किसी एक आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति का व्यापक प्रश्न है। यही कारण है कि इतिहास और वर्तमान की तुलना करते समय केवल नारों की नहीं बल्कि चरित्र की भी चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान है, लेकिन इतिहास में दर्ज होना कठिन है। कैमरे के सामने आक्रोश दिखाना आसान है, लेकिन अपने सिद्धांतों की कीमत चुकाना कठिन है। भीड़ के साथ नारे लगाना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होकर अपने विश्वास की जिम्मेदारी लेना कहीं अधिक कठिन है। आज का युवा पहले से अधिक शिक्षित है, तकनीक से जुड़ा है और दुनिया की जानकारी उसकी मुट्ठी में है। एक बार एआई करो, सारी चीजें धड़ाम से फोन के जरिए उसके सामने आ जाती हैं, इसलिए उससे अपेक्षा भी अधिक है। यदि वह व्यवस्था बदलना चाहता है तो उसके पास विचार भी होने चाहिए, संयम भी होना चाहिए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का साहस भी होना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन असहमति और अराजकता के बीच की रेखा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। हर पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों से लड़ती है। 1947 की पीढ़ी ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। आदि शंकराचार्य ने वैचारिक भ्रम के दौर में ज्ञान का दीप जलाया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के आत्मविश्वास को दुनिया के सामने स्थापित किया। आज की पीढ़ी के सामने चुनौतियां अलग हैं। शिक्षा, रोजगार, तकनीक, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल युग की नई समस्याएं। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान भी उसी युवा से निकलेगा जो केवल विरोध करना नहीं बल्कि समाधान देना भी जानता है, जो गाली देना नहीं, जो हिंसा फैलाना नहीं, जो असल मुद्दों पर बात करके उसे सुलझाना चाहता है। ये देश उस युवा से सुधरेगा। अगर आप जंतर मंतर गए, आपने प्रोटेस्ट किया, आप उस तोड़फोड़ का हिस्सा थे, तो सामने आकर आपको उस कानून का, दंड का भागी भी बनना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने ये कार्य किया है, हम इसको स्वीकारते हैं। अगर आपने क्रांतिकारी कदम उठाया है और उस क्रांतिकारी कदम का कोई ऐसा फल निकल कर आ रहा है जिससे देश को नुकसान हुआ, जिससे उस प्रतिष्ठित लोगों को नुकसान हुआ, तो आपको उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार बैठना होगा। जिस तरीके से भगत सिंह झूल गए, जिस तरीके से एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों से कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद आपने गिराई है, अगर आपने संकल्प लिया है राम मंदिर बनाने का, तो आप पुलिस के सामने जाइए और कहिए कि हम संकल्पित व्यक्ति हैं, हम अपने आप को आपके सामने समर्पण करते हैं। आप जाइए, कहिए कि हमने गलत किया है, हमें सजा दो। दोस्तों, आज के समय में जेन-जी का टैग जोर शोर से चल रहा है। हम आज ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि देश में जेन-जी हर दौर में पैदा हुआ है। वो जेन-जी शंकराचार्य से भी शुरू हुआ। हाँ, उस समय ये टर्म नहीं था, ये शब्द नहीं था जेन-जी, ये शब्द अभी बने हैं, लेकिन ये उसी युवा कैटेगरी के लोग हैं, इसी आयु वर्ग के बीच में आते थे जिन्होंने अपनी डंका भारत से लेकर पूरी दुनिया में बजाया। चंद्रशेखर भी आते थे, खुदीराम बोस भी आते थे, भगत सिंह भी आते थे। ये सभी उस आयु वर्ग में आते थे जिन्होंने कहा कि देश के लिए हम फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के हाथों इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर आप में क्रांतिकारी करने का जज्बा है तो फिर दंड भुगतने का भी जज्बा होना चाहिए। आपको सामने आकर कहना चाहिए कि हमने गलत किया है, सजा दो, हम क्रांतिकारी हैं। ऐसा जज्बा आज के जेन-जी में भी होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम आपको बता सकें कि जेन-जी केवल आज ही नहीं, अनेकों सालों से इस देश में पैदा होते रहे। इस वर्ग के लोग हमेशा आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। हाँ, ये शब्द बदल जाएगा, जेन-जी का अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, लेकिन
ये लोग रहेंगे, ये लोग पहले भी थे, आगे भी थे। हमें केवल अपने विचारों में संशोधन करना है, हमें अपने कार्यों में संशोधन कर रहा है। और अगर हम क्रांतिकारी बनते हैं तो क्रांतिकारी के बाद जो उसका परिणाम होगा उसको भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।